हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और ये है हमारा DBMS पार्ट 7 जिसमें हम पढ़ेंगे SQL। ठीक है, तो SQL में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो SQL में पहला पॉइंट तो हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे जो टाइप्स ऑफ कमांड्स या फिर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कमांड या फिर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो रहती हैं वो हमारी 5 हैं। एक तो DDL जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी है DML जिसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, तीसरी देखेंगे DQL जिसको डेटा क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, चौथी है DCL जिसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं, पांचवी है DCL जिसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर तीसरा देखेंगे SQL में होते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। देन चौथा हम देखेंगे ज्वाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन SQL। पांचवा कुछ कमांड्स देखेंगे SQLs की जो कि पूछी जाती हैं, और छठा देखेंगे PL/SQL का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले तो बात करें SQL की। ठीक है, तो SQL क्या है? ठीक है, तो SQL की बात करें तो SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पहले ही मैंने बताया था, एक हमारे पास पूरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट जो है एक फंक्शन के तौर पर रहता है, तो ये पूरा का पूरा आपको पास कर देता है DBMS को। ठीक है, DBMS क्या करता है? मान लीजिए अगर वो उसने बोला कि मुझे कोई क्वेरी को एक्सेस करना है। ठीक है, तो DBMS क्या करेगा? उस क्वेरी को एक्सेस करने के लिए वो डेटाबेस से, ठीक है, डेटाबेस को वो सेंड कर देगा, डेटाबेस उसको रिटर्न कर देगा DBMS को, DBMS रिटर्न कर देगा इसको। ठीक है, अब बेसिकली DBMS में भी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला DBMS है वो है RDBMS। ठीक है, क्योंकि RDBMS की ही हम बात करेंगे, चाहे वो SQL की बात करें, क्योंकि SQL की क्वेरी जो रहती है वो RDBMS के लिए ही यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सारे ऑपरेशन टेबल पे परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो जो लैंग्वेज एक डेवलप्ड की गई RDBMS डेटाबेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा काम करना है हमें, टेबल्स को क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, ठीक है, उनमें वैल्यू फील्ड करना, ठीक है, फिर वैल्यूज़ को एक्सेस करना, ठीक है, किसी टेबल को मॉडिफाई करना। ठीक है, ये सारा काम हम करते हैं जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इसमें ये सारा काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को पहले सिक्वल्स भी बोला जाता था। ठीक है, मगर फिर उसका नाम बदल के स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रख दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट्स। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा जो SQL वो नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है। अब नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज का मतलब क्या है? ठीक है, तो एक तो लैंग्वेज होती है प्रोसीडरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीडरल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए C है, C++ है, ठीक है, जावा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते थे, हमें पूरा का पूरा एक कोड लिखना पड़ता था। मान लीजिए ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड किया तो 5 लिखा, ठीक है, B लिखा, 6 लिखा, ठीक है। देन फिर अगर हमें ऐड करना है तो हम लिखेंगे A+B। ठीक है, और हो सकता है इसको हमें लूपिंग में भी करना हो। ठीक है, मुझे अगर कुछ लूप लगाना हो कि एडिशन करना हो या फिर एवरेज निकालना हो 40 स्टूडेंट का, तो अरे में वैल्यू स्टोर करा के उसको ऐड करना हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन जो हम पूरा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सिर्फ हम प्रोसीडरल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीडरल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, लूपिंग हुआ, स्विचिंग हुआ। ठीक है, तो नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज में हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो SQL जो है वो एक नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है, और इसको क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाद में एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको PL/SQL बोलते हैं। PL/SQL मतलब SQL में ही अगर हम प्रोसीडरल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा दें तो वो PL/SQL हो जाती है। ये हमारा 6 पार्ट है, उसमें देखेंगे। ठीक है, अब बात करें सेकंड पॉइंट की। कीवर्ड इन SQL इज केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है, जब मान लीजिए आपको सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ किया। अब इस सिलेक्ट कीवर्ड को अगर मैं स्मॉल में लिख दूं सिलेक्ट, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं सिलेक्ट को स्मॉल या कैपिटल में लिखूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों चीज़ें एक ही है। बट अगर मैं एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं, ठीक है, जो टेबल्स में आप डिफाइन करेंगे, अगर एट्रीब्यूट का नेम ऐसा लिखा है मैंने नेम, ठीक है, तो मुझे ये सेम ही यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कैपिटल N और उसके बाद ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में
केस सेंसिटिव होता है, बट कीवर्ड्स उसके केस इनसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले टाइप्स की लैंग्वेज है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके नाम से ही इसकी बारे में पता चल रहा है। डेटा डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, तो उस हिसाब से हमें समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज़ होने वाले सबसे पहले तो कमांड की बात करें तो कमांड एक तो आपका हुआ है क्रिएट। ठीक है, तो क्रिएट अगर मैं कैपिटल में लिखूँ या स्मॉल में लिखूँ तो एक ही फ़र्क है, क्योंकि वो कैसे इनसेंसिटिव है। बट जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलती है वो ये बोलती है कि हम कैपिटल में लिखें तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एक प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, तो आप दोनों लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्रिएट हुआ, ठीक है, देन फिर अल्टर हुआ, ठीक है, ट्रंकेट हुआ, ड्रॉप हुआ, डिस्क्राइब हुआ, ठीक है, डिस्क्राइब हुआ, ठीक, रिनेम हुआ। तो ये सारे कमांड जो होते हैं वो आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। अब क्रिएट कमांड्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्रिएट का मतलब है क्रिएट करना। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगा मैं। ये टेबल्स क्रिएट करना है, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट कमांड का यूज़ करूँगा। तो अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना है मुझे, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, तो व्यू बेसिकली क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होती है। ठीक है, व्यू जो है वो एक वर्चुअल टेबल होती है। ठीक है, तो व्यू क्रिएट करना है तो भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेटा डेफिनेशन क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरा होता है अल्टर कमांड। ठीक है, तो अल्टर कमांड बेसिकली जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, तो अल्टर यूज़ होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को मॉडिफाई करना। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, अगर इस टेबल में मैं एक और कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, एक और कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब सिटी कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस सिटी कॉलम को ऐड करने के लिए मुझे अल्टर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और मान लीजिए मैं इस एज कॉलम को हटाना चाहता हूँ, तो मुझे फिर भी किसका यूज़ करना पड़ेगा, अल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐड कॉलम या फिर डिलीट कॉलम करना है तो भी अल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे ये एज कॉलम है, ठीक है, इस एज कॉलम को दूसरा कॉलम मतलब चेंज करना है, इस एज कॉलम का नाम, ठीक है, कुछ और करना है, तो भी मुझे इस अल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इस कॉलम को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैंने डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर दिया एज का इंटीजर, अब मुझे उसको और कुछ करना है, ठीक है, तो भी मुझे इस अल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट का पता चल गया, अल्टर का पता चल गया। अब ड्रॉप टेबल का मतलब क्या है, ठीक है, तो ड्रॉप टेबल का मतलब है मान लीजिए ये पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना है मुझे। ठीक है, ये डेटाबेस ही डिलीट करना है, तो इस डेटाबेस को ड्रॉप कर सकता हूँ, मतलब परमानेंट डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को डिलीट करना है तो स्टूडेंट टेबल्स को भी मैं ड्रॉप टेबल से डिलीट कर सकता हूँ, ड्रॉप कमांड से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब बेसिकली डिस्क्राइब करेगा आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए इसमें आपने कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं, ठीक है, आप डिस्क्राइब कमांड को लिखेंगे तो पूरी टेबल्स आपको शो हो जाएगी। मान लीजिए कोई टेबल को डिस्क्राइब करना है तो उस टेबल्स में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें फील्ड है, वो सारे डिस्क्राइब टेबल से आप जान सकते हैं। ठीक है, रिनेम टेबल बेसिकली अलग से यूज़ नहीं किया जाता, अल्टर के अंदर ही आप रिनेम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत से जो RDBMS हैं इसको अलग से एक कीवर्ड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, रिनेम ही कमांड यूज़ करते हैं। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी कॉलम्स को रिनेम करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे और ऑप्शन में अल्टर हो तो आप टिक कर सकते हैं अल्टर को। ठीक है, अब बात करें ट्रंकेट की। ठीक है, तो ट्रंकेट बेसिकली क्या करता है, मान लीजिए आपने जो रिकॉर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो इन सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, ट्रंकेट क्या करेगा, इन सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, ट्रंकेट कमांड। अब डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो बेसिकली डिलीट भी यही काम कर देगा, ट्रंकेट भी यही काम कर देगा। बट ट्रंकेट के साथ आप वेयर क्लोज नहीं यूज़ कर सकते, और जब आप ट्रंकेट से डिलीट करते हैं तो ट्रंकेट लॉग फाइल्स क्रिएट नहीं करता। हम ट्रांजेक्शन में पढ़ेंगे लॉग फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रंकेट जो है लॉग फाइल्स क्रिएट नहीं करता, बट डिलीट जो है लॉग फाइल्स क्रिएट करता है। मतलब जो डिलीटेड फाइल्स है उनका एक रिकॉर्ड रहता है डिलीट के पास, बट ट्रंकेट के पास ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो ये मेनली जो तीन कमांड आपको पूछी जाती हैं इसमें, वो थी हमारी क्रिएट, अल्टर और
ट्रंकेट, ये 3 इंपॉर्टेंट है, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, और एक और ये ड्रॉप। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ड्रॉप जो है डिलीट करने के लिए परमानेंटली, ठीक है, अल्टर जो है मॉडिफाई, ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम या फिर मॉडिफाई करने के लिए कॉलम्स को, ठीक है, ट्रंकेट जो है, ट्रंकेट टेबल्स को डिलीट नहीं करती, ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करती, टेबल्स में जो वैल्यूज़ रहेंगी उनको डिलीट कर देगा ट्रंकेट। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स ही हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या बोलती है, मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, उस टेबल में हमें कोई वैल्यूज़ फीड करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ को फीड करना मतलब वैल्यू को इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट कमांड आपकी क्या हो गई, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो मतलब इस टेबल्स में अगर मुझे 1 2 3 या फिर प्रोजेक्ट नेम LMS, ठीक है, SMS, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डिलीट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिलीट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, वैल्यूज़ को डिलीट करने का काम हो रहा है अपना। ठीक है, अब वैल्यूज़ पे बात आ गई। इससे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या स्ट्रक्चर पे बात आ रही थी, टेबल्स को ही डिलीट कर दिया पूरी की पूरी। ठीक है, तो डिलीट करना है किसी रो को, ठीक है, इंसर्ट करना रो को, ठीक है, इंसर्ट करना है रो को, डिलीट करना है किसी रो को या फिर अपडेट करना है किसी रो को, तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज होती है हमारी डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अब डेटा क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, तो डेटा क्यूरी लैंग्वेज में जो कमांड यूज़ होती है वो होती है सिलेक्ट कमांड। अब मान लीजिए कोई टेबल है, आपको पूरी की पूरी टेबल्स को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे इस टेबल को सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट टेबल को, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, मीन्स सिलेक्ट इस कोई भी कॉलम नेम या फिर स्टार लिख दिया, मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली फ्रॉम टेबल नेम से। ठीक है, तो अगर पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और सिलेक्ट का आउटपुट जो होता है वो एक टेबल ही होता है, ये पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है बहुत से एग्जाम में। सिलेक्ट का जो आउटपुट होता है वो टेबल होता है। ठीक है, इस टेबल को आप रिजल्ट सेट भी बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट सेट भी बोलते हैं, जावा में ही पढ़ा होगा आपने, रिजल्ट सेट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो स्टोर करता है टेबल को। ठीक है, तो ये होती है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। अब बात कर रहे हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली 2 तरीके के कमांड यूज़ किए जाते हैं इसमें, एक ग्रांट, ठीक है, और एक रिवोक। ठीक है, ग्रांट और रिवोक उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये परमिशन देता है। ठीक है, ग्रांट क्या करेगा, परमिशन देगा। ठीक है, परमिशन गिव प्रिविलेज, ठीक है, गिव परमिशन। ठीक है, और ये क्या करेगा, टेक परमिशन। ठीक है, गिव प्रिविलेज टू द यूज़र या फिर टेक प्रिविलेज टू द यूज़र। मान लीजिए ग्रांट कर दिया किसी यूज़र को, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट की ही इन्फॉर्मेशन को देख पाए, तो मैं स्टूडेंट की टेबल्स तो उसको ग्रांट कर दूंगा, बट प्रोफेसर की टेबल उसको ग्रांट नहीं करूंगा ये परमिशन। ठीक है, और प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर को दोनों ही टेबल ग्रांट कर दी गई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट जो है, मुझे स्टूडेंट से स्टूडेंट की परमिशन भी नहीं देनी कि स्टूडेंट की टेबल भी वो एक्सेस ना कर पाए, तो मैं उसको रिवोक कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके की परमिशन किसको देना है किसको नहीं देना, ये ग्रांट और रिवोक कमांड यूज़ करती हैं। और ये बेसिकली काम होता है DBA का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि किसको परमिशन देनी है और किसको परमिशन नहीं देनी। ठीक है, तीसरी जो कमांड होती है वो होती है हमारी TCL होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और TCL में बेसिकली जो कमांड यूज़ की जाती हैं, एक तो आपकी होती है कमिट, ठीक है, दूसरी होती है रोलबैक, ठीक है, तीसरी हमारी होती है सेव पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड कौन सी होती है, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, और एक होती है आपकी सेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, कैपिटल में स्टैंडर्ड में रहता है, कैपिटल में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, बट स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है क्योंकि उनको एक ही समझता है SQL तो। ठीक है, तो कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। अब कमिट का काम क्या होता है, कमिट अगर आपने कर दिया तो ये परमानेंट चेंजेस लाता है डेटाबेस में। ठीक है, कमिट क्या करता है, परमानेंट चेंजेस टू डेटाबेस। ठीक है, परमानेंट चेंजेस टू डेटाबेस। मान लीजिए अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद अगर कमिट लिख दिया, ठीक है, तो जब तक कमिट नहीं लिखा था
वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ था। बट कमिट के बाद क्या होगा, वो जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर होगा है, मतलब वो फिजिकल स्टोरेज, ठीक है, फिजिकल स्टोरेज में स्टोर होगा, क्योंकि फिजिकल स्टोरेज में ही परमानेंट स्टोरेज होता है। अब रोलबैक की बात करें, ठीक है, रोलबैक की बात करें, अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, मान लीजिए कोई एक ट्रांजेक्शन आपने किया, ठीक है, और वो बीच में किसी भी कारण से, चाहे वो पावर फेलियर हो, ठीक है, या फिर नेटवर्क फेलियर हो, उसके कारण अगर कहीं किसी बीच पॉइंट पे फेल हो गए, ठीक है, मतलब ये इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो लास्ट कमिट होगा वहाँ तक इसको अनड्यू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू रोलबैक चेंजेस, ठीक है, टू रोलबैक चेंजेस, टू रोलबैक चेंजेस, या फिर अनडू टू द लास्ट कमिट, अनडू टू लास्ट कमिट, ठीक है, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए क्योंकि अगर एक कमिट हो, ठीक है, एक कमिट हो चुका है, ठीक है, फिर पूरा एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको कि ये करना है, फिर दूसरा कमिट है, अब बीच में यही फेल हो गया, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, जो अनडू कर देगा, जो लास्ट कमिट था ना वहाँ तक का कमिट कर देगा, दोबारा से पूरा का पूरा आपको टास्क करना पड़ेगा। अब सेव पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा था P1 P2, ठीक है, S1 हो गया है, S2 हो गया है, S3 हो गया है, वो ये आपका कमिट है, ठीक है, ये भी एक कमिट है, ठीक है। तो सेव पॉइंट बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए ये सेव पॉइंट 1 है, सेव पॉइंट 2 है, सेव पॉइंट 3, ये इसलिए किया गया है, बीच बीच में आपके इंस्ट्रक्शन में सेव पॉइंट्स लगा दिए गए कि अगर इंस्ट्रक्शन सेव पॉइंट S1 के इधर यहाँ कहीं फेल हुआ बीच में, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दे ट्रांजेक्शन दोबारा, ठीक है, अगर वो S2 और S3 सेव पॉइंट के बीच में हो तो सेव पॉइंट 2 से इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दे, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दोबारा से रिवर्स नहीं करना पड़े, बीच में सेव पॉइंट्स लगा दी गए। जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हैं या फिर कुछ खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सेव करते जाते हैं अपनी पोजीशन, ठीक है, सेव पॉइंट उसी को बोलते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। सेट ट्रांजेक्शन प्लेसेस अ नेम ऑन अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो ये सेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन, तो सेट ट्रांजेक्शन भी एक कमांड है, ठीक है। तो ये 5 तरह की कमांड यूज़ की जाती हैं, एक बार और इनको फिर से दोबारा बता देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो 5 तरह की कमांड हमने देखी हैं, एक तो देखी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में 3 जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रिएट बेसिकली क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी कमांड कौन सी होगी डेटा डेफिनेशन में, अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल हटा देनी है तो क्या करूँगा मैं, ड्रॉप, ठीक है। तीसरी, अगर मुझे कोई कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, ठीक, कॉलम को मॉडिफाई करना है तो अल्टर, ठीक है। चौथी डेटा डेफिनेशन में ही होगी ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करेगी, पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगी, ठीक है, पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगी परमानेंटली। और ट्रंकेट में हम वेयर का यूज़ नहीं कर सकते, वेयर क्लोज का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रंकेट में जो डिलीटेड रो होती हैं वो लॉग फाइल्स में सेव नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में सबसे पहले अब हमने ये क्रिएट कर ली है टेबल, तो इसमें हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इंसर्ट वैल्यू, ठीक है। अब इंसर्ट कर दिया, कोई वैल्यू गलत उसमें इंसर्ट हो गई तो उसको हम अपडेट कर देंगे, अपडेट का मतलब है उस वैल्यू को सही कर देंगे, ठीक है, रोज की वैल्यू को सही कर देंगे, ठीक है। तो इंसर्ट रो, अपडेट रो, या फिर किसी रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो, ठीक है। तो ये डिलीट के साथ आप वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, और डिलीट में जब डिलीट करते हैं वो डेटा लॉग फाइल्स में सेव हो जाता है। अब बात करें DQL की, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, अब पूरी की पूरी टेबल्स को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट से पूरी की पूरी टेबल में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इसका रिजल्ट एक टेबल होगा। चौथी लैंग्वेज जो थी हमारी वो थी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा को कंट्रोल करना मतलब किस यूज़र को डेटा एक्सेस करने देना है, किस यूज़र को डेटा को एक्सेस नहीं करने देना है, ठीक है। तो एक ग्रांट जो परमिशन देती है एक्सेस करने की, दूसरी रिवोक जो परमिशन वापस ले लेती है कि अब डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। पांचवी जो लैंग्वेज होती है वो होती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन कंट्रोल में हमने 4 तरह की कमांड देखी, ठीक है। पहला कमांड था कमिट, ठीक है। कमिट क्या करती है, परमानेंट चेंजेस कर देती है डेटाबेस में। अगर कमिट कर दिया तो वो डेटा में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा डेटा, ठीक है। रोलबैक बेसिकली अगर कहीं रोलबैक देख लिया तो जहाँ से स्टार्ट किया था ट्रांजेक्शन हमने, ठीक है, लास्ट कमिट तक वो अंडू कर देगी, ठीक है। सेव पॉइंट, अगर आपने सेव पॉइंट यूज़ कर रखा है,
ठीक है, तो वो अगर रोल बैक भी होता है, ठीक है, तो वो जो नियर जो सेव पॉइंट होगा आपका वहाँ पे रोल बैक हो जाएगा। सेट ट्रांजेक्शन सेट कर देती है ट्रांजेक्शन की डिटेल, ठीक है, सो सेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली जो मेन जो सारी जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तीसरा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। तो डायरेक्टली पूछा जाता है एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन 5 फंक्शन होते हैं, एवरेज, मिनिमम, मिन, मैक्स, सम, काउंट, ठीक है। अब बात बेसिकली ये काम क्या करते हैं, ठीक है। तो एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। एवरेज क्या करेगा, एवरेज को कैलकुलेट करेगा। मिनिमम, मान लीजिए 10 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 10, ठीक है, 15, 20, ठीक है। अब मिनिमम लगा दिया इस एट्रीब्यूट पे, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम, ठीक है, तो क्या है 10 है, तो वो कैलकुलेट कर देगा। अगर मैक्सिमम लगा दिया इस एट्रीब्यूट पे तो 20 कैलकुलेट कर देगा, मैक्सिमम कैलकुलेट कर देगा। अगर सम लगा दिया तो इन सब का सम कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। काउंट लगा दिया तो काउंट बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। तो काउंट अगर मैंने लगा दिया तो अगर ये 3 रो है तो सारी ये 3 रो को काउंट कर लेगा, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। तो बेसिकली ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से पूछ लिया जाता है एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। और एक और तरीके से पूछा जा सकता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो पहले से ही डिफाइन हो, ठीक है, या फिर पहले से ही उसके बने हुए फंक्शन हो। तो ये फंक्शन 5 फंक्शन होते हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, या फिर आप प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बाय क्लोज यूज़ किया जाता है। इनमें मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है ग्रुप बाय क्लोज यूज़ किया जाता है, और ग्रुप बाय क्लोज के साथ हमेशा हैविंग आता है, ठीक है। ग्रुप बाय क्लोज के साथ हमेशा हैविंग आता है, ठीक है। वेयर क्लोज ग्रुप बाय के साथ नहीं आता, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। अब इससे पहले 2 और जो एग्रीगेट फंक्शन ये भी यूज़ किए जाते थे, फर्स्ट और लास्ट, बट ये एमएस एक्सेस में ही यूज़ किए जाते थे, ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन 5 पूछे जाएंगे, तो पूछा जाएगा एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से, तो एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट, ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अब चौथा जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम, चौथा टॉपिक है हमारा ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो डेफिनेशन तो मैंने बोल दी है, आप लिखना चाहें तो लिख लें। ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम, ठीक है। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन किस लिए यूज़ किया जाता है, 2 टेबल को कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे टेबल 1 है स्टूडेंट, टेबल 2 है स्टूडेंट 2, ठीक है। इसमें ज्वाइन यूज़ किया जाता है दो रोज को कंबाइन करने के लिए, 2 रोज को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स में बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड या फिर कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, जैसे इस टेबल्स में SID कॉमन है, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट की मदद से इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम ER डायग्राम या नॉर्मलाइजेशन में जो भी पढ़ रहे हैं, हम एक एट्रीब्यूट्स को कॉमन रखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको फॉरेन की डिफाइन कर देते हैं बाद में, ठीक है, दूसरी टेबल में, ठीक है, फर्स्ट टेबल में दूसरी टेबल का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को अगर हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, इन दोनों, जैसे मान लीजिए ये कॉलम, ठीक है, ये रो है हमारी रो 1, ठीक है, ये रो 1 की पूरी डिटेल और जो रो 1 की डिटेल है ये पूरी डिटेल मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइन क्या करता है, 2 रोज को ज्वाइन कर देता है, एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए बट उसमें, ठीक है। तो ज्वाइन की डेफिनेशन क्या होगी, ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्वी ज्वाइन होता है, ठीक है, और एक होता है नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन के मतलब ये है कि अगर इक्वी ज्वाइन है तो वो इक्वल टू को ऑपरेटर का यूज़ करेगा, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेगा। नॉन इक्वी ज्वाइन में सारे ही आ जाते हैं, जो कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बिटवीन, लाइक, ये सारे ऑपरेटर नॉन इक्वी ज्वाइन में आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब बात करें इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इनर ज्वाइन की अगर बात करें तो अगर पूछा जाए आपसे कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन ये कौन से ज्वाइन है, तो आप बोल सकते हैं ये इक्वी ज्वाइन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनर ज्वाइन कौन सा है तो इक्वी ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन कौन सा है, इक्वी ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन कौन सा है, राइट आउटर ज्वाइन कौन सा है, तो ये सारे इक्वी ज्वाइन है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन कौन सा है, ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है।
तो बेसिकली अगर बात करें इनर जॉइन की, ठीक है, तो अगर इनर जॉइन यूज़ किया गया है तो इनर जॉइन का मतलब ये है, ये क्या करता है, आपके जो कॉमन फील्ड्स होती हैं, ठीक है, कॉमन जो चीज़ होती हैं दोनों टेबल्स में, ठीक है, अगर आपने एस आई डी पे इनर जॉइन लगाया है, ठीक है, तो कॉमन जो होंगे, जैसे एस आई डी 1 का डिटेल, ठीक है, 2 है, ठीक है, तो एस आई डी 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एस आई डी 1 कॉमन है, यहाँ पे भी एस आई डी 1 है, ठीक है, और इसके बाद एस आई डी 4 है, और यहाँ पे भी एस आई डी 4 है, ठीक है। तो इनर जॉइन क्या करेगा, जो चीज़ इस टेबल में भी कॉमन है और इस टेबल में भी कॉमन है, जो चीज़ इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा तो वह क्या करेगा 1 जी ए, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा 1 एक्स, ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका एस आई डी, ठीक है, सिटी, स्टेट, ठीक है, फिर एस आई डी एज, ठीक है, तो ये 1 वाला पूरा रो, ठीक है, उसके बाद जो 4 वाला रो है, मतलब 4 टी डब्ल्यू, ठीक है, 4 जेड, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका आएगा आपका इनर जॉइन में, ठीक है। तो इनर जॉइन में बेसिकली जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो वो रिजल्ट आपको मिलता है इनर जॉइन में, ठीक है। मैचिंग जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ठीक है, मैचिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे एस आई डी पे आपने इनर जॉइन यूज़ किया, ठीक है, एस आई डी क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो एस आई डी में जो वैल्यूज सेम रहेंगी वो सारा का सारा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये होता है इनर जॉइन में, ठीक है। अब बात करें हम, ठीक है, इनर जॉइन हो गया हमारा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस जॉइन, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन बेसिकली अगर जैसे मान लीजिए 3 रो ये हैं और 3 रो ये हैं, ठीक है, तो अगर मैंने पूरी की पूरी टेबल अगर प्रिंट कराऊँ तो एस आई डी सिटी, ठीक है, स्टेट, ठीक है, एस आई डी एज, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसमें कितनी एम रो, ठीक है, इसमें है एम रो, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो, इसी में कितनी है 1 2 3 एन रो, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो m इंटू एन रोज आएगा, मतलब 3 रो अगर इसमें हो 3 रो इसमें तो रिजल्ट में 9 रो आएंगी, ठीक है। क्रॉस जॉइन में क्या होगा, रोज का प्रोडक्ट, जैसे कि अगर इसमें 3 रो इसमें 3 रो तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 9 रो आएंगी, मतलब क्या करेंगे पूरा डिटेल, मतलब 1 आई डी जो है एस आई डी 1 है, ठीक है, एस आई डी 1 है, एस आई डी 1 है, ठीक है, रुक जाइए, एस आई डी 1 है, एस आई डी 1 है, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे एस आई डी का ये तीनों रो प्रिंट होंगी, मतलब 1 3 और 4, इसी प्रकार आप क्या होगा नीचे क्या आएंगे 2 फिर 2 फिर 2, ठीक है, फिर वो 1 3 और 4 की डिटेल, फिर क्या आएगा 4 4 4, फिर क्या होगा 1 3 और 4 की डिटेल, मतलब एक एक के साथ सारा, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन में सारे की सारी डिटेल, ठीक है, ये सारी रो आएंगी, इसका फर्स्ट रो का ये तीनों से देखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड रो की डिटेल इन तीनों में आ जाएगी और 4 की भी डिटेल इन तीनों में आ जाएगी, ये होता है हमारा क्रॉस जॉइन, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन में अब बात करें हम लेफ्ट जॉइन की, अगर हमने लेफ्ट जॉइन यूज कर लिया, ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन में बेसिकली रिटर्न करता है ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विथ मैचिंग रो इन अ राइट टेबल, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, ये एक टेबल T1 है, ये एक टेबल T2 है, ठीक है, तो सारी जो रो रहेंगी लेफ्ट की वो तो ये डिस्प्ले करेगा ही, ठीक है, सारी जो रो रहेंगी लेफ्ट की उनकी डिटेल तो डिस्प्ले करेगा ही, साथ के साथ जो मैचिंग रो रहेंगी T2 में उनकी भी डिटेल डिस्प्ले कर देगा। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, सिर्फ जो लेफ्ट टेबल की डिटेल होगी, ठीक है, लेफ्ट टेबल की जो रो होंगी वो पूरी की पूरी रो आपको मिल जाएंगी, लेफ्ट टेबल रिटर्न ऑल द रो फ्रॉम द लेफ्ट साइड विथ मैचिंग रो इन अ राइट टेबल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इस टेबल पे लेफ्ट जॉइन लगा दूं, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट टेबल है, ठीक है, ये हमारी राइट टेबल है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट जॉइन इन दोनों टेबल पे लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट तो पूरी टेबल मिलेगी एज इट इज, ठीक है, आंसर में क्या मिलेगा, लेफ्ट टेबल एज इट इज मिलेगी, ठीक है। तो ये टेबल बनाऊं मैं पूरी की पूरी, जिसमें पहले ये टेबल लेफ्ट एस आई डी एस नेम, ठीक है, देन फिर एज, ठीक है, फिर उसके बाद एस आई डी, ठीक है, देन फिर सिटी, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट टेबल तो पूरी मिलेगी, लेफ्ट टेबल क्या है लेफ्ट जॉइन में, ठीक है, तो लेफ्ट टेबल की पूरी रो मिल जाएंगी, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ भी डिटेल हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं, ये डिटेल तो पूरी मिलनी है, ठीक है, लेफ्ट टेबल पूरी मिलनी है। अब बात करें राइट टेबल की, तो राइट टेबल में जो मैचिंग रो होंगी, ठीक है, राइट टेबल में जो मैचिंग रो होंगी, मतलब 2 मैच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2 मैच कर रहा है तो एस आई डी 2, ठीक है, तो यहाँ पे एस आई डी 2 मिल गई,
ठीक है 4 मैच कर रहा है, तो SID 4 यहाँ पे मिल गई, ये 4 मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारी लेफ्ट आउटर जॉइन में नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट आउटर जॉइन का जो रिजल्ट आता है सारी रो लेफ्ट टेबल की, ठीक है। उसके बाद जो मैचिंग रो होंगी राइट टेबल की, सिर्फ वही हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर बोलूँ आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन की, ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन में क्या आएंगी, सारी रो, ठीक है, किसकी, राइट टेबल की, ठीक है, सारी रो राइट टेबल की और लेफ्ट टेबल की सिर्फ मैचिंग टेबल, ठीक है, सारी रो राइट टेबल की और लेफ्ट टेबल की मैचिंग टेबल। अगर इस पे हमने राइट जॉइन लगाया होता तो हमारा जो आंसर आता वो क्या आता, कुछ इस प्रकार से देखें, ठीक है। तो सारी रो आपकी राइट टेबल की, ठीक है, राइट टेबल की सारी रो, ठीक है। तो SID, ठीक है, और सिटी, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है, SID सिटी, यहाँ पे SID, ठीक है, ये है एस नेम, ठीक है, और ये है आपका एज, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल। तो राइट टेबल में सिर्फ 2, 4 और 5 3 डिटेल हैं, ठीक है, 2, 4 और 5, ठीक है। तो 2, 4 और 5 डिटेल है, ठीक है। तो 2 और 5, 2, 4 और 5 डिटेल आएंगी। अब इस टेबल में 2 डिटेल है हमारे पास, 2 डिटेल है, ठीक है, और 4 डिटेल है, क्या है, 4 डिटेल, ठीक है। तो जो मैचिंग होंगी लेफ्ट टेबल की सिर्फ वो डिटेल आएंगी, उसके बाद जो भी फिल होगा वो फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है फिफ्थ की, तो जो वैल्यू नहीं है वो नल फिल कर देंगे इन दोनों में, ठीक है। तो ये होता है हमारा राइट आउटर जॉइन। और फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर दें, लेफ्ट और राइट जॉइन को, ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन बन जाता है। इसमें हमारी लेफ्ट भी आ जाएंगी, राइट भी आ जाएंगी, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल भी आ जाएंगी, राइट टेबल भी आ जाएंगी। मतलब अगर ये 1, 2, 3, 4 रिजल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 5 भी है, तो क्या करेगा ये 1, 2, 3, 4 की भी, इन सब की भी डिटेल दे देगा और साथ के साथ 5 की भी डिटेल हमारे साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो फुल आउटर जॉइन में सारा डिटेल हमारे पास आ जाती है। अब नेचुरल जॉइन, ठीक है, तो नेचुरल जॉइन बेसिकली बाय डिफॉल्ट की अगर बात करें, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल जॉइन अगर दे दिया था, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है नेचुरल जॉइन, वो बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल जॉइन होता है वो आपका इनर जॉइन होता है। बाय डिफॉल्ट नेचुरल जॉइन इनर जॉइन होता है। अब नेचुरल जॉइन के अगर आगे मैं इनर जॉइन लगा दूं तो इनर जॉइन हो जाएगा, लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दूं तो लेफ्ट आउटर जॉइन हो जाएगा, राइट आउटर जॉइन लगा दूं तो राइट हो जाएगा, और फुल आउटर लगा दूं तो फुल आउटर जॉइन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक ज्वाइन होता है आपका, ठीक है, ये सारे ज्वाइन खत्म हो चुके हैं SQL में, ठीक है। अब एक ज्वाइन होता है आपका थीटा ज्वाइन, ठीक है। तो थीटा ज्वाइन पूछ लिया जाता है, थीटा ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो थीटा ज्वाइन भी एक इनर ज्वाइन का ही टाइप होता है, थीटा ज्वाइन भी इनर ज्वाइन का ही टाइप होता है, बट उसमें जो है इनइक्वलिटीज जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं वो इक्वल ऑपरेटर नहीं यूज़ किए जाते। वो हो सकता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेटर थीटा ज्वाइन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्वाइन का पूरा कंप्लीट। अब हम कुछ SQL कमांड देखते हैं। अब हम देख रहे हैं सम कमांड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये कमांड्स के इंस्ट्रक्शन तो आपको पूछे नहीं जाएंगे, मतलब कमांड्स के जो सिंटैक्स होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आपको आते हैं तो आप एक बार रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं। बट और इसके अलावा जो मतलब इसके अंदर यूज़ की जाती हैं चीज़ें उनके हिसाब से वो पूछ लेता है बेसिक, ठीक है। सिंटैक्स की डिटेल नहीं देता बट बेसिक पूछ सकता है। तो अगर आपने जो पहली की जो चीज़ें हैं ऊपर से अगर आप देखना चाहें तो ऊपर से सब कुछ हमने कवर कर लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स में अंदर नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आता होगा तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सिलेक्ट स्टेटमेंट DQL में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है, ठीक है। अगर सिलेक्ट की बात करूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल नेम, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, तो ये करूँगा तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो यही टेबल मुझे दे देगा, ठीक है। तो रिजल्ट में जो टेबल ही मिल जाएगी, ठीक है, रिजल्ट सेट में मुझे पूरी की पूरी एक टेबल ही मिल जाएगी, ठीक। अगर मैं बात करूँ सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मुझे जो रिजल्ट में मिलेगा वो सिर्फ एक कॉलम मिलेगा, जिसमें कि मुझे एक टेबल मिलेगी जिसमें एक ही कॉलम होगा और उसमें सिटी की ही डिटेल होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। बट इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली, इंदौर,
ठीक है, और उसके बाद इंदौर, मुंबई, फिर गोवा, ये सिटी मुझे मिल जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यूनिक सिटी चाहिए, मुझे रिपीट सिटी नहीं चाहिए। जैसे इंदौर इंदौर 2 बार हुआ, ठीक है, तो मुझे इसमें से डुप्लीकेट सिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, सिर्फ यूनिक सिटी देखनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिस्टिंक्ट लगा दूंगा, डिस्टिंक्ट सिटी ही शो करेगा फिर वो। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट शो करेगा क्या, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और गोवा। ठीक है, और इसी प्रकार अब एक और जो सिंटेक्स आगे की ओर बढ़ जाए हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर और कंडीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट के साथ जब फिर हम वेयर क्लोज का यूज़ करते हैं, जैसे वेयर क्लोज यूज़ किया तो ये कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक कंडीशन लिखी होगी कि एज जो है वो 20 या 22 से ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इस टेबल में अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, सिलेक्ट, ठीक है, स्टार मतलब पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो पूरी की पूरी टेबल स्टूडेंट की सिलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, वेयर, वेयर एक कंडीशन है, वेयर एज, ठीक है, एज जो है वो ग्रेटर देन हो 80 से। ठीक है, तो मुझे वो सारी डिटेल स्टूडेंट की चाहिए जिसमें एज जो है वो 18 से ज़्यादा हो। 18 से ज़्यादा किस किस में आप देखें, 19, 20 और 22। तो मुझे ये 3 ही डिटेल टेबल के फॉर्म में शो होंगी, जिसमें माही, ठीक है, गोलू, कमल, इंदौर, मुंबई, गोवा, 19, 20 और 22, ये डिटेल सिर्फ इतनी ही टेबल की शो होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन। अब ये जो कंडीशन वेयर के बाद यूज होती है, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर तो कंडीशन में इक्वल टू का ऑपरेटर यूज हो सकता है। मान लीजिए मैंने बोल दिया एस आई डी इक्वल टू 1, वेयर एस आई डी इक्वल टू 1, तो वो उसकी डिटेल बता देगा जैसे स्टूडेंट में कि एस आई डी 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू में बेसिकली ये दोनों साइन यूज होते हैं, और कुछ आरडीबी में जो है नॉट इक्वल टू ये वाला साइन भी यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन देखना है तो ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन साइन यूज कर सकते हैं, लेस देन का यूज कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बिटवीन, अब बिटवीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेसिकली अगर मैंने बोल दिया कि एस आई डी जो है, ठीक है, एस आई डी बिटवीन 1 एंड 4, ठीक है, अगर एस आई डी 1 एंड 4 ये बोल दिया कि एस आई डी 1 और 4 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर में, ठीक है, एस आई डी 1 एंड 4 के बीच में होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, तो बिटवीन क्या करेगा, बिटवीन इंक्लूसिव रेंज, इसमें बिटवीन इंक्लूसिव रेंज आपको रिटर्न करेगा वैल्यू, इंक्लूसिव रेंज रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी टेबल में अगर मैंने लगा दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, और एस आई डी बिटवीन 1 एंड 4 चाहिए मुझे, वेयर एस आई डी बिटवीन 1 एंड 4 चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर 1 एंड 4 की बिटवीन की बात करें तो इस एस आई डी में 1 और 4 के बीच में 3 और 4 आता है। ठीक है, एस आई डी में 1 और 4 के बीच में 3 और 4 आता है, बट ये इंक्लूसिव रेंज भी इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव रेंज भी रहता है, मतलब 1 और 4 को भी लेगा। तो ये टेबल जो प्रिंट करेगा वो 1 और 4 से लेके 1 और 4 तक की जो भी डिटेल होंगी वो पूरी प्रिंट करेगा, 1 और 4 को भी प्रिंट करता है। ठीक है, अब लाइक जो है बेसिकली होता है हमारा सर्च फॉर अ पैटर्न। ठीक है, पैटर्न सर्च के लिए हम लाइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका नाम जो है मुझे सर्च करना है, उसका नाम जो है वो ए लेटर से स्टार्ट हो, या फिर किसी स्टूडेंट का नाम जो है वो बीच में उसके एम ए आए, इस तरीके से अगर कुछ कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, तो 2 तरीके के यूज़ होते हैं इसमें, एक तो कीवर्ड यूज़ होता है परसेंटेज होता है, और एक होता है अंडरस्कोर। ठीक है, परसेंटेज मतलब एनी कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है एनी कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, और अंडरस्कोर का मतलब होता है ओनली 1 कैरेक्टर, ओनली 1 कैरेक्टर। ठीक है, ओनली 1 कैरेक्टर। इसको आप वाइल्ड कार्ड भी बोल सकते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर को इसको वाइल्ड कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए इस टेबल्स में, ठीक है, इस टेबल में ऐसे स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिसका नाम जो है वो आर से स्टार्ट हो। ठीक है, आर से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी सिलेक्ट की कंडीशन लगाऊंगा, सिलेक्ट, ये तो सारा पूरा वही होगा, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, मतलब सिलेक्ट करना है स्टार, मतलब पूरी टेबल सेलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल में से। ठीक है, वेयर लगा दूंगा, वेयर। ठीक है, फिर मैं यूज़ करूँगा लाइक ऑपरेटर, लाइक। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, लाइक जो चाहिए, मुझे चाहिए कि स्टूडेंट की जो है फर्स्ट नेम क्या हो, मेरा आर हो। ठीक है, तो आर फर्स्ट नेम हो,
उसके बाद मैं यूज़ कर लूँगा परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट आर से हो, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा मुझे, राज और रवि, ठीक है, पूरी टेबल प्रिंट कर देगा जिसमें राज और रवि के नाम हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार यूज़ किया गया है, ठीक है। ये पूरी टेबल प्रिंट करता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर मैंने लाइक में, ठीक है, मुझे चाहिए था कि सेकंड जो वर्ड है वो ए होना चाहिए, ठीक है, तो मैं अंडर स्कोर कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट, ये एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है अंडर स्कोर, और फिर मैं लिख दूं ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंडर स्कोर फिर ए, ठीक है। तो जो सेकंड कैरेक्टर ए होगा उसको प्रिंट कर देगा, मतलब क्या करेगा, रवि, राज और माही, ये तीनों डिटेल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है लाइक ऑपरेटर, जिसमें सर्च पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। अब इनकी बात करें, इन, ठीक है, तो इन किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू फॉर अ कॉलम, टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉलम, टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए एस आई डी है, मुझे एस आई डी की वैल्यू जो है, एस आई डी इन, ठीक है, तो मुझे चाहिए 1 एस आई डी, ठीक है, 2 चाहिए और 3 चाहिए, ये तीनों एस आई डी चाहिए 1 2 3, तो ये क्या करेगा 1 2 3 एस आई डी के रिजल्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, मतलब डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा बिटवीन का क्या यूज़ होता है, तो बिटवीन बेसिकली इंक्लूसिव भी रेंज लेता है इसमें। लाइक पैटर्न सर्च के लिए यूज़ होता है, इन स्पेसिफाई करता है मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर आपसे डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, कमांड पूछी नहीं जाती, सिर्फ ऑपरेटर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जो वेयर क्लोज हम यूज़ करते हैं, तो वेयर क्लोज में के बाद जो कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है, ये सिलेक्ट का पूरा एक स्टेटमेंट, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 अप टू कॉलम एन, या फिर स्टार भी लिख सकते हैं सारे कॉलम के लिए, या फिर एक कॉलम के लिए कॉलम 1 सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम टेबल नेम लिखना है, वेयर के बाद कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन 1 और 2 कंडीशन यूज़ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और 2 कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो 2 कंडीशन यूज़ करने के लिए 2 ऑपरेटर है हमारे पास, एक है एंड और एक है और। तो एंड का आप जानते ही हैं, एंड में एंड जब भी ट्रू होगा, दोनों कंडीशन अगर जब ट्रू हो, ठीक है, तो दोनों ट्रू हो तो 1 1 में ही 1 होता है, उसके अलावा अगर 1 0 0 1 या फिर 0 0 हो तो ये वैल्यू फॉल्स ही होती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, ठीक है, तो एंड आपका काम करेगा, ठीक है, नहीं तो आपका एंड ऑपरेटर काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर में अगर 1 0, ठीक है, तो भी 1 होती है, 0 1 तो भी 1 होता है, 1 1 तो भी 1 होता है, 0 0 पे ही 0 होता है। मतलब अगर कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, अगर कंडीशन फर्स्ट एंड में सही है और कंडीशन सेकंड भी सही है, ठीक है, तो ही वो पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल पाएगी, ठीक है, तभी वो ट्रू होगा लॉजिक पूरा, ठीक है। बट अगर और की बात करें तो और में अगर एक भी कंडीशन सही है तो लॉजिक सही माना जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, क्वेरीज में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया मैंने। अब कुछ और जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं, एक तो ऑर्डर वाई, ठीक है, तो ऑर्डर वाई जो वाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, वाई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर वाई बेसिकली होता है असेंडिंग, ठीक है। तो वाई डिफ़ॉल्ट अगर आपने ऑर्डर वाई लिख दिया, किसी कॉलम पे लगा दिए कि ऑर्डर वाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक कॉलम में बहुत सारे ये जैसे एस आई डी है, ठीक है, तो एस आई डी अभी तो ये इसी तरीके से प्रिंट होगी क्योंकि सारी ही ऑर्डर में, ठीक है। मान लीजिए कि 5 6 7 और 8 इस तरीके से दे दिया जाए, और मैंने कर दिया ऑर्डर वाई लगा दिया इस कॉलम पे, ठीक है। तो इस कॉलम पे ऑर्डर वाई लगा दिया तो असेंडिंग मतलब सबसे छोटा 4, ठीक है, फिर 6 फिर 7 फिर 8 इस तरीके से प्रिंट होगा। अब अगर मैं डिसेंडिंग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, DESC यूज़ कर लेता हूँ ऑर्डर वाई के बाद, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 7 6 और 4 इस तरीके से मुझे दे देगा, ठीक है। अब ग्रुप बाय हमेशा ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज़ होता है, ये पूछ लिया जाता है ग्रुप बाय के साथ क्या यूज़ होता है, तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग यूज़ होता है, ग्रुप बाय के साथ वेयर यूज़ नहीं होता। और मैक्सिमम ग्रुप बाय यूज़ होता है आपका एग्रीगेट फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका ग्रुप बाय यूज़ होता है, ठीक है। अब एसक्यूएल सेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, जैसे यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, या फिर माइनस हुआ, ठीक है। तो यूनियन के लिए यूनियन, इंटरसेक्ट के लिए इंटरसेक्ट और माइनस के लिए माइनस ऑपरेटर यूज़ करता है एसक्यूएल, ठीक है। अब आप इन सब का तो मतलब जानते हैं, ठीक है। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं, बीच में आप यूनियन लिख देते हैं, ठीक है। तो यूनियन बेसिकली क्या करता है, जो डुप्लीकेट रो होंगी वो आपकी यहाँ पे दिखेंगी नहीं, ठीक है। तो मैं यूनियन ऑल करके एक कीवर्ड यूज़ कर लूँ, यूनियन ऑल करके कीवर्ड यूज़ कर लूँ तो मुझे डुप्लीकेट रो भी मिल जाती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट का काम क्या करता है, इंटरसेक्ट का काम करता है, मान लीजिए R1 रिलेशन मतलब R1 टेबल है और R2 टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ABC है, ठीक है, ABC है, ठीक है, यहाँ पे CD है, तो जो कॉमन है दोनों में,
ठीक है, वो कॉमन ही प्रिंट इंटरसेक्ट में आपका करता है। ठीक है, माइनस की बात करें जैसे माइनस ए माइनस बी जो सेट ऑपरेटर में होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ए का ही पार्ट शो करेगा। ठीक है, ए का ही पार्ट शो करेगा। ठीक है, तो सेट ऑपरेशन भी आपके इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बात करें हम एसक्यूएल इंजेक्शन की। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता क्या इंजेक्शन से बात करें, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम तैयार किया, ठीक है, जिसमें आप स्टूडेंट्स की का आईडी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड एंटर करा के लॉगिन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है कि इसमें यूज़र जो है आपका, ठीक है, स्टूडेंट या फिर कोई यूज़र जो है वो इसमें इन्फेक्टेड कोड को इंजेक्ट कर सकता है, इन्फेक्टेड कोड को इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्टेड कोड को इंजेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, अगर मैं और करके और इक्वल टू इंसर्ट कर दूं तो मुझे पूरी सिलेक्ट स्टूडेंट की डिटेल मिल जाएगी, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर आपने अच्छी तरीके से उसमें फीचर्स ऐड नहीं किए। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन में इन्फेक्टेड कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है यूज़र्स के द्वारा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको पढ़ने की। वैसे ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक ओवरव्यू टाइप का। तो कैरेक्टर एन और वार कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, न्यूमेरिक, फ्लोट, डेटा टाइप्स, टाइम स्टैम्प, टाइम। ठीक है, कैरेक्टर और वार कैरेक्टर में एक डिफरेंस है। कैरेक्टर अगर एन, ठीक है, कैरेक्टर अगर मैंने 20 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 20 कैरेक्टर्स की स्पेस ले लेगा। फिक्स्ड जो मेमोरी इसके लिए असाइन हो जाएगी, मतलब 20 कैरेक्टर की ये स्पेस ले लेगा। बट अगर मैंने वार कैरेक्टर यूज़ कर लिया, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, तो वेरिएबल कैरेक्टर एक डायनेमिक आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए मैंने 20 असाइन किया था और मैंने सिर्फ 10 यूज़ किया, ठीक है, तो वो 10 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 10 ही ये लेगा। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ ये लेता है। ठीक है, ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पीएल एसक्यूएल का पार्ट। ठीक है, अब देख रहे हैं हम पीएल एसक्यूएल। पीएल एसक्यूएल का मतलब ये है, पीएल एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही अगर बात करूँ तो प्रोसीडरल लैंग्वेज, और एसक्यूएल का तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल जो थी वो नॉन प्रोसीडरल है। ठीक है, एसक्यूएल में अगर हम प्रोसीडरल का लॉजिक लगा दें, ठीक है, प्रोसीडर का लॉजिक लगा दें तो वो बन जाती है पीएल एसक्यूएल। और पीएल एसक्यूएल बेसिकली डेवलप्ड की गई थी ओरेकल के द्वारा। ठीक है, तो ओरेकल ने पीएल एसक्यूएल को डेवलप्ड किया है। ठीक है, ओरेकल ने पीएल एसक्यूएल को डेवलप्ड किया है। ठीक है, ठीक है, अब बात करें हम इसके थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अगर मैं इसको ही पढ़ाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा। और इसलिए मैंने एसक्यूएल में भी जो क्वेरीज वगैरह देखी हैं उसमें इतना डिटेल में बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर मैं उनमें डिटेल में घुस गया तो बहुत बड़ा एक लेक्चर हो सकता था। ठीक है, तो डिक्लेरेशन की बात करें तो मान लीजिए अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं या फिर मुझे कर्सर डिक्लेयर करने, सब प्रोग्राम डिक्लेयर करने, कुछ भी डिक्लेयर करने हैं तो डिक्लेयर कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम सी में देखते हैं हमारा इंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन, वो मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो बिगिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन का जो जैसा ही कॉलम खत्म हो जाता है सी में तो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमें एंड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए बिगिन से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, रीड करना हमारा प्रोग्राम। ठीक है, और बेसिकली अब हम बात करें इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, तो वेरिएबल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली दो तरीके की वेरिएबल यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन वेरिएबल के बारे में बोलूँगा मैं आपको, सब्सटीट्यूशन वेरिएबल, और एक बोलूँगा वाइंड वेरिएबल। ठीक है, वाइंड वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि सब्सटीट्यूशन वेरिएबल तो आपको जानते हैं, जैसे वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया, मान लीजिए मैंने एक डिक्लेयर किया है वेरिएबल सैलरी। ठीक है, सैलरी नंबर, एक सैलरी नंबर टाइप्स है और ये 6, ठीक है, 6 डिजिट का डिक्लेयर कर दिया हमने, सैलरी नंबर टाइप्स और 6। ठीक है, अगर मैं इसमें सैलरी इक्वल टू 10,000, ठीक है, सैलरी इक्वल टू 10,000 ये असाइन कर दूं, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल होगा सब्सटीट्यूशन वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल होगा सब्सटीट्यूशन वेरिएबल। बट अगर मुझे अब लिटरल्स की वैल्यू स्टोर करनी है, लिटरल्स का मतलब ये कांस्टेंट, ठीक है, लिटरल्स का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो चेंज ही नहीं होनी,
इसको अगर मैं वाइड वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, वाइड वेरिएबल में अगर ये वैल्यू स्टोर कर देता हूँ कांस्टेंट या फिर लिटरल की वैल्यू, ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की पार्सिंग होती है, एक हार्ड पार्स होती है, एक हार्ड पार्सिंग होती है और एक होती है सॉफ्ट पार्सिंग, ठीक है। तो अगर हार्ड पार्सिंग की बात करूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल में क्या होगा, पूरी हार्ड पार्सिंग होगी बार बार, बट सॉफ्ट पार्सिंग के लिए ये क्या करेगा आपको, जैसे कि हमने देखा होगा कि जो चीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है उसके लिए एक अलग से मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी, ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा तरीके से ज़्यादा डिप्थ में नहीं जाना, आपको यही समझना है कि वाइड वेरिएबल क्या करते हैं हम, लिटरल्स के लिए यूज़ करते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए गए हों, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करना हो हमें, ठीक है, तो उनको हम वाइड वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और वाइड वेरिएबल का जो काम होता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने का काम होता है, ठीक है, और जो लिटरल वैल्यूज हो वो इसमें हम स्टोर करते हैं, ठीक है, लिटरल वैल्यूज इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, डिक्लेयर से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बिगिन से स्टार्ट कर सकते हैं और एंड से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम C++ में कर पाते हैं, कोडिंग जो भी होती है वो कोडिंग यहाँ पे कर पाते हैं, पूरा का पूरा एक लॉजिक लिख के, ठीक है। जैसे इफ़ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपका, इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी है, ठीक है, केस स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो PL/SQL में सारी वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है, तो PL/SQL का ये पार्ट है, तो आपसे इसमें थोड़ा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे, इस क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।